नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। मान लीजिए हम स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं और इस स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, कुछ शब्दावलियां होते हैं जिनका पता आपको होना जरूरी है, अन्यथा आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो आएंगे वो ठीक नहीं कर पाएंगे। देखने में ये बहुत ही छोटी लग सकती है, परंतु आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, तो ग्रह ऐसे कोई भी आकाशीय पिंड, ऐसे कोई भी ब्रह्मांडीय पिंड होते हैं जिन्हें तीन शर्तें पूरी करनी होती है। अगर ये तीन शर्तें वो पूरी करते हैं तो उन ब्रह्मांडीय पिंडों को हम कह देंगे ग्रह। देखिए, ब्रह्मांडीय पिंड तो चंद्रमा होते हैं, जो सैटेलाइट्स होते हैं वो भी तो ब्रह्मांडीय पिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं वो भी तो ब्रह्मांडीय पिंड होते हैं। मगर जो तीन ये शर्तें पूरी कर दें उन्हें हम क्या कह देंगे, ग्रह कह देंगे। जैसे एक तो ये किसी न किसी तारे की परिक्रमा करना चाहिए। तारा जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है, एक तारा है, तो तारे की ये परिक्रमा करने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, इनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि अपने आप को, यानी इनके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपने आप को गोलाकार रूप में बना लेते हो। जैसे कि ये ग्रह आप देख सकते हो सारे, ये किस रूप में है, गोलाकार रूप में। तो ये इस प्रकार से इनका गुरुत्वाकर्षण बल हो, इतने बड़े हो कि इनका गुरुत्वाकर्षण इनको खींच के और गोलाकार रूप इनको दे दें। दूसरी शर्त ये होगी। तीसरी शर्त आ जाती है कि ये इनकी जो भी परिक्रमा कक्ष है, उस कक्षा से, जो परिक्रमा कक्षा है उस कक्षा से जो भी अन्य पिंड है उनको हटा दें। वो इनकी तीसरी शर्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हटाएंगे नहीं तो फिर उनसे टकराएंगे और टकराने के बाद तो ये ग्रह नष्ट हो जाएंगे। तो इनकी तीसरी शर्त ये है। तो क्या शर्त होगी, एक तो ये किसी न किसी तारे की परिक्रमा करना चाहिए, दूसरा ये इतने बड़े होने चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये गोल आकार में आ जाए, और तीसरा ये है कि जिस कक्षा से होकर ये परिक्रमा करते हैं उस कक्षा से जो दूसरे बाह्य पिंड है और जो दूसरे अन्य जो आकाशीय पिंड है उनको ये हटा दें, कोई अब अड़ंगा इनके बीच में ना रहे। तो ये तीन अगर कोई शर्तें पूरी कर देता है तो उसे हम ग्रह कह देंगे। फिर बोना ग्रह क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट मतलब बोना ग्रह या किंचित ग्रह भी इसे कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो बोना ग्रह क्या होता है, वह एक आकाशीय पिंड होता है। ये भी जैसे ग्रह होते हैं वैसे ये भी एक ग्रह ही होते हैं। बस ये जो तीन शर्तें हुआ करती थी ना, वो तीन शर्तें पूरी नहीं कर पाता है, इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं, बोना ग्रह इसे कह देते हैं। कौन सी थी, देखिए, पहली कि ये किसी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, वो पूरी करता है। दूसरी क्या है कि ये गोलाकार रूप भी धारण कर लेता है, ये इतना बड़ा तो होता है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से गोलाकार रूप धारण कर लेता है, दूसरी भी पूरी कर देता है। जो तीसरी शर्त हुआ करती थी कि ये जो अपनी कक्षा से अन्य पिंडों को खाली कर देता है, अपनी कक्षा से, ये जिस कक्षा में परिक्रमा करता है उस कक्षा से जो दूसरे ब्रह्मांडीय पिंड है उनको खाली कर देता है, दूर हटा देता है, ये वाली जो है शर्त पूरी नहीं कर पाता। इसलिए इस प्रकार के ग्रहों को हम क्या कह देते हैं, बोना ग्रह कह देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें तो प्लूटो 2006 में इसे जो है बोना ग्रह इसकी श्रेणी में रख दिया जाता है। इसी प्रकार देखिए सीरस, एरिस, ये और एग्जांपल्स हैं बोने ग्रह के। तो ये हमने देख लिया बोना ग्रह क्या होता है। ठीक है, फिर एक आता है कुइपर बेल्ट और एक आता है एस्टेरॉयड बेल्ट। तो देखिए, सूर्य से आगे किस प्रकार से ग्रहों का क्रम है ये आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो देख लीजिए, ये मान लीजिए सूर्य है, तो यहां से शुरू होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये इस प्रकार से अपने पूरे के पूरे 8 ग्रह जो है वो सूर्य से दूरी के हिसाब से ये इस क्रम में आ जाते हैं। ये क्रम आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी प्री और साथ ही साथ यूपीपीएससी जैसे जो एग्जाम होते हैं वहां पर पूछे जाते हैं। तो देखो, यहां पर ये जो यूरेनस और नेपच्यून आ गया, इस नेपच्यून के बाद में, ये नेपच्यून पूरा ग्रह आ गया, इस नेपच्यून के बाद में यहाँ पर एक बेल्ट होती है जहां पर एस्टेरॉयड वगैरह खूब ज्यादा मात्रा में, आप ब्रह्मांडीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, इस प्रकार से बहुत ज्यादा बर्फीले कण वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं, छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम कुइपर बेल्ट। ये जो इसके बाद में शुरू हो जाता है, देखिए ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कुइपर बेल्ट, तो इसे हम कहते हैं कुइपर बेल्ट। ठीक है, सब समझ गए। एस्टेरॉयड बेल्ट किसे कहेंगे फिर, तो देखो यहां पर मंगल और बृहस्पति के बीच में, देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और मंगल और बृहस्पति के बीच में यहां पर फिर एक बेल्ट आती है जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो इस बेल्ट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह बेल्ट इसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहां आएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में।
और कुइपर बेल्ट कहाँ आता है? पूरे ग्रह के बाद में, जब पूरे ग्रह अपने सोलर सिस्टम के सारे ग्रह खत्म हो जाते हैं, नेपच्यून उसके बाद में, नेपच्यून को हिंदी में कहेंगे इसको अरुण, और नेपच्यून को कहेंगे वरुण ग्रह, अगर हम हिंदी में शुद्ध हिंदी की बात करें तो। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये देख लीजिए, ये जुपिटर और ये यहाँ पर मार्स यानी मंगल, और यहाँ पर है बृहस्पति। इनके बीच के ये जो बेल्ट है इसको क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, यहाँ पर ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और उसके बाद में देखिए, ये नेपच्यून के बाद में यूरेनस, नेपच्यून के बाद में ये पूरी एक बेल्ट शुरू हो जाती है, जहाँ पर धूमकेतु, आकाशीय पिंड और खूब ज़्यादा मात्रा में बर्फीले जो कण होते हैं, यही है, इसे कहते हैं कुपियर बेल्ट, कुइपर बेल्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लूनिट्स, कि प्लूनिट्स क्या होते हैं। प्लूनिट्स क्या हो गया? देखिए, एक तो हो गया, देखिए मान लीजिए ये अपना है यहाँ पर एक ग्रह, माफ कीजिएगा, ये है एक अपना तारा, है ना, ये अपना एक तारा है। जैसे हर तारे की एक पिंड होता है जो उसकी परिक्रमा करता है, जिसे हम कह देते हैं ग्रह। तो ये एक ग्रह है, क्या है? ये एक ग्रह है। ठीक है, और यहां पर एक होगा इसका सैटेलाइट यानी कि चंद्रमा। ये हो गया एक चंद्रमा। तो ये चंद्रमा जो है वो परिक्रमा करता है आमतौर पर इस ग्रह की। किसकी परिक्रमा करेगा? इस ग्रह की वो परिक्रमा करता है। परंतु इस तारे की गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, इस तारे की गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से और इस ग्रह की कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ये जो हमें यहाँ पर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ये जो हमें चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ये चंद्रमा इस ग्रह की अब परिक्रमा न करते हुए सीधा का सीधा परिक्रमा करने लग जाए। किसकी? इस सूर्य की परिक्रमा अगर ये करने लग जाए, इस सूर्य की अगर ये परिक्रमा करने लग जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ये प्लूनिट्स कहलाएगा। क्योंकि प्लैनेट तो इसे कहेंगे नहीं, क्योंकि ये जो भी प्लैनेट की अभी मैंने जो शर्तें बताई थी तीन, वो पूरी कर नहीं रहा, इसलिए ये प्लैनेट्स तो है नहीं, इसलिए ये है, क्या है? इसे हम कहेंगे प्लूनिट्स। आमतौर पर जो चंद्रमा होते हैं, जो सैटेलाइट होते हैं, वो परिक्रमा करते हैं किसी ग्रह की। परंतु अगर ये किसी ग्रह की परिक्रमा ना करके सीधे ही परिक्रमा करने लग जाए किसी तारे की, जिस प्रकार से वो एक ग्रह करता है, परंतु ये ग्रह की तो जो भी डेफिनेशन है, जो शर्तें हैं, पूरी करते नहीं है, इसलिए इनको कहेंगे हम प्लूनिट्स। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आते हैं आगे, गोल्डीलॉग जोन। गोल्डीलॉग जोन, आपको लग रहा होगा कि ये सर ऐसे ही फालतू का पढ़ा रहे हैं, यहां से ऑलरेडी यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गोल्डीलॉग जोन क्या होता है। तो देखो, गोल्डीलॉग जोन वो वाला क्षेत्र होते हैं जहां पर जीवन संभव हो सकता है, ऐसे ग्रह या ऐसे ब्रह्मांड में ऐसे क्षेत्र जहां पर जीवन संभव हो सकता है। देखिए, यहां अपना तारा है सूर्य, इस सूर्य के पास वाले जो ग्रह होंगे वहां पर इतनी गर्मी होगी कि यहां पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर जल जो है वो होगा ही नहीं। अगर जल होगा तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो यहां पर जीवन संभव नहीं होगा। और इस सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर कोई ग्रह होगा, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर गर्मी नहीं होगी, वहां पर ठंडी इतनी होगी कि जो जल है वो तरल रूप में यहां पर पाया नहीं जाएगा, तरल रूप में जब पाया नहीं जाएगा, भयंकर ठंड और बर्फ वहां पर होगी, इसकी वजह से यहां पर कोई जीवन संभव नहीं होगा। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है और ना बहुत ज्यादा ठंड है, वो वाला जोन देख लीजिए। ये वाला जो जोन है इस क्षेत्र में, यहां से लेकर वो ये वाला क्षेत्र, ये वो जोन है जिसमें ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है और ना बहुत ज्यादा ठंड है। यहाँ मतलब यहाँ पर जो जल है वो तरल अवस्था में भी पाया जा सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ठोस अवस्था है उसमें भी पाया जा सकता है। और यहाँ पर ऐसा तापमान होता है, ऐसे यहाँ पर ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जीवन संभव हो पाता है, इसलिए इस क्षेत्र को हम कहते हैं गोल्डीलॉग जोन या गोल्डीलॉग क्षेत्र। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी प्री ऑलरेडी पूछ चुकी है ना, तो इनको हल्के में नहीं लेना है। फिर हम आगे आ जाते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ आप कहोगे टर्म्स होते हैं या इसके कुछ मापक होते हैं। क्या होते हैं? मापक होते हैं। जैसे पहला हम देखें तो प्रकाश वर्ष। क्या? प्रकाश वर्ष, जिसे हिंदी में कहते हैं लाइट ईयर। अब देखने में ईयर का मतलब समझ के बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, ईयर मतलब ये तो समय का मापक है। किसका? समय का मापक है प्रकाश ईयर को। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुके ऑलरेडी कि प्रकाश वर्ष क्या है ना, प्रकाश वर्ष से रिलेटेड या किसी सेंटेंस में इसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष किसी समय का मापक नहीं है, बल्कि किसका मापक है? दूरी का मापक है। किसके का मापक है? दूरी का मापक है। ठीक है ना। मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी से लेकर हमें सूर्य तक की दूरी अगर देखनी है, कि गणना करनी है कि कितनी दूरी है, तो क्या हम किलोमीटर्स में, क्या माइल्स में तय करेंगे हम? नहीं, इतने
दूरी इतनी ज़्यादा है कि माइल्स और किलोमीटर में अगर हम तय करने लग गए तो दूरी तय नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये क्वांटिटी हो जाएगी। तो इसलिए हमने एक नया तरीका निकाला जिसका नाम है प्रकाश वर्ष। तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। और प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश के द्वारा एक समय, एक वर्ष में, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जा सकती है वो दूरी होती है प्रकाश वर्ष। प्रकाश कितनी स्पीड से चलता है और उस प्रकाश, वो प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता होगा वो होता है प्रकाश वर्ष। और ये दूरी का मापक है, ना कि समय का, आपको ये याद रखना है। ये हो गया प्रकाश वर्ष। एक होता है पार्सेक। तो पार्सेक जो है वो भी दूरी का ही मापक होता है, जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती है, खगोलात्मक दूरी होती है, इसका ही मापक होता है पार्सेक। और पार्सेक जो है वो बड़ा होता है लाइट ईयर से। कहीं अगर आपको इसमें लगाने के लिए दे दे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कि पार्सेक बड़ा होता है कि लाइट ईयर, तो पार्सेक बड़ा होता है लाइट ईयर से। ठीक है जी। फिर आगे आ जाते हैं अंतरिक्ष मलबा, स्पेस डेब्रीज जो है वो क्या होती हैं। तो यह आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, ये है सैटेलाइट, उपग्रह और इस प्रकार के अन्य बहुत सारे ये जो स्पेस में हम भेजते हैं वो यंत्र वगैरह हैं। पृथ्वी से ये आर्टिफिशियल रूप से भेजे जाते हैं, यानी ये होते हैं मानव निर्मित, ये कोई प्राकृतिक नहीं है। इन्हें प्राकृतिक जो भी मलबा होगा उसे हम अंतरिक्ष मलबा, स्पेस डेब्रिज नहीं करेंगे। तो ये होते हैं मानव निर्मित वस्तुएं, जैसे कि उपग्रह और नष्ट हो चुके रॉकेट के टुकड़े, ये जो होते हैं इन्हें कहते हैं अंतरिक्ष मलबा। मलबा हम अगर पृथ्वी पर है तो उसे किसको मलबा कहेंगे? जो अनावश्यक रूप से जो कूड़ा करकट पड़ा रहता है। तो हम यहाँ से जो सैटेलाइट वगैरह, उपग्रह वगैरह छोड़ते हैं पृथ्वी की कक्षा में, और जब उनका काम पूरा हो जाता है, अब वो किसी काम के नहीं रह गए, मतलब वो कूड़ा हो गया। तो कूड़ा कहाँ है? स्पेस में। स्पेस में इसलिए स्पेस डेब्रिज या अंतरिक्ष मलबा हो गया। पृथ्वी पर होता है तो पृथ्वी का मलबा, अंतरिक्ष में तो अंतरिक्ष मलबा। समझ में आ गया आपको बात? और ये होते हैं मानव निर्मित। क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। ठीक है साहब, समझ में आ गया। एक लास्ट आज का एक टॉपिक और रह गया, वैन एलन विकिरण बेल्ट या वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। ये क्या होता है? ऐसे इस पर अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो हो सकता है कि अगली बार में यही क्वेश्चन पूछ लें कि वैन एलन विकिरण बेल्ट क्या होता है। ये प्रशांत महासागर के बीच का ऐसा क्षेत्र जहां पर जीवन संभव नहीं है, या अंतरिक्ष का ऐसा क्षेत्र, ये किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट जो है यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वैन एलन विकिरण बेल्ट जो होता है वो ऐसा वाला क्षेत्र होता है जो ग्रह के चारों ओर उच्च ऊर्जा कणों का क्षेत्र होता है। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों ओर एक उच्च ऊर्जा कणों वाला एक क्षेत्र होता है, और जो अपने जो ग्रह होता है उसके चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा संरक्षित होता है। तो ये मान लीजिए अपनी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के चारों ओर, इस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर ये जो है वो रेडिएशन बेल्ट एक होता है ना। इसी प्रकार से सब ग्रह के चारों ओर एक रेडिएशन बेल्ट होता है। अगर सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर भी एक रेडिएशन बेल्ट इस प्रकार से पाया जाता है। तो ये जो बेल्ट है, ये जो क्षेत्र है, वही जो है क्या है? वैन एलन विकिरण बेल्ट होता है। ये वैन एलन विकिरण बेल्ट जो है ये हमारे ग्रह को दूसरे हानिकारक ग्रहों से आने वाले विकिरणों से बचाते हैं, हमारे पृथ्वी की इस प्रकार से ये रक्षा करते हैं। तो ये हो गया आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां वगैरह थी, हालांकि ऐसी बहुत और शब्दावलियां भी रह गई है, मगर मुझे महत्वपूर्ण ये लगी एग्जाम की दृष्टि से, है ना। ऐसे और हजारों शब्दावलियां हो सकती है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यही समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।